हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक्स, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं। डेटा का मतलब तो आप सबको पता होगा। डेटा मतलब बहुत सारा जो हमारे पास फिगर आता है, जो भी हमारे पास नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम कहते हैं डेटा। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये जो है वर्ड्स के फॉर्म में हो सकती है, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में हो सकती है। एक लार्ज पॉपुलेशन का जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसको हम कहते हैं डेटा। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा के हिसाब से अगर समझना चाहें तो आप जैसे आपके जो मार्क्स आते हैं, जैसे इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स आए, साइंस में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, ठीक है, और जो है हिंदी में कितने आए और सोशल साइंसेस में कितने मार्क्स आए, तो ये भी एक प्रकार का डेटा है कि ये आपके बारे में है। और अगर आपकी क्लास के हर एक बच्चे के ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स अगर हम एक जगह लिख दें तो वो भी एक तरीके के डेटा है। तो आप इस तरह से आपने समझ लिया कि डेटा का क्या मतलब होता है। डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा जनरली क्या होते हैं, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बच्चे का इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और एक क्लास में 60 के अराउंड बच्चे होते हैं और फिर स्कूल में और भी बच्चे होते हैं। तो हज़ारों बच्चों के अगर हम देखें तो हर बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट है और हर बच्चे और स्कूल में जो है 1000 बच्चे हैं, तो कितना सारा डेटा हो गया, ठीक है। 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5, तो इतना सारा डेटा हो गया। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, मतलब इतने सारे डेटा को जो है टीचर को कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे के कितने बच्चे जो है मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, कितने बच्चे जो है हिंदी में अच्छे हैं, कितने बच्चे सोशल साइंसेस में। तो ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ इनको डेटा को जो है कैसे यूज़ किया जाए किसी भी एक यूज़फुल काम को करने के लिए, ठीक है। कि जैसे कोई स्कूल है वो चाहता है कि जो है मैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भेजूं बच्चों को, तो वो देखेगा कि ना कि किस क्लास के बच्चे जो है मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर करते हैं। तो ये जो डेटा अगर हर एक बच्चे के मार्क्स वो देखना शुरू कर देगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हर एक बच्चे के मार्क्स एक सॉफ्टवेयर के थ्रू फीड कर दिया जाए और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम बेटर तरीके से इस डेटा को किसी के भी सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उससे एक कंक्लूजन बेटर तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि बिग अमाउंट ऑफ डेटा जो हमारे पास आता है उसको हम कैसे हैंडल करें और उससे कैसे एक यूज़फुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच एज रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। जैसे कि आप लोग जब टेस्ट मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो उसके ऊपर आपके सामने ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स के फॉर्म में देता है ना डेटा कि जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में इस बैट्समैन का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट में इस बैट्समैन का क्या परफॉर्मेंस रहा है और लास्ट 10 ओडीआई में कैसा रहा है, लास्ट 10-20 मैचेस में कैसा रहा है। तो ये सारा इतना सारा डेटा रहता है, तो उसको आप देखते होंगे टीवी पे स्क्रीन पे दिखाता है कि ग्राफ्स के फॉर्म में, पाई चार्ट्स के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर हम नंबर्स के फॉर्म में सब मैचेस का लिखने लगे तो उससे बहुत ही इंफॉर्मेशन उतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, उसका इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता है दर्शकों को, इसलिए वो सब एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज। इसी तरीके से बॉलर्स का भी जो डेटा है वो एक चार्ट के फॉर्म में या एक पाई ग्राफ के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि आप अच्छे से इस डेटा को समझ सकें। अगर इस डेटा को हैपहज़र्डली ऐसे ही लिख दिया जाता हाथ से कि इतने इतने विकेट लिए इतने, तो उससे हमको बहुत टाइम लगता कंक्लूजन ड्रॉ करने में, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट है मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो किसके हाईएस्ट आए, किसके कम आए, कितने बच्चों ने कितने नंबर के बीच में मतलब स्कोर किया। जैसे 100 मार्क्स का टेस्ट है तो 60 to 80 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया, बिलो 30 कितने बच्चों ने स्कोर किया, अबव 90 कितने बच्चों ने स्कोर किया। तो अगर हम इतने सारा डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करें,
तो फोर्थ पॉइंट आता है नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप आपस में ही कितनी स्टोरी बुक्स किसने पढ़ी, ये भी एक डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपने देखा कि ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा है, यानी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो एक डेटा है। Data is usually collected in the context of a situation that we want to study. For example, a teacher may like to know the average height of students in her class. To find out this, she will write the heights of all the students in her class, organize the data in a systematic manner and then interpret it accordingly. यानी कि जैसे डेटा है, ठीक है, सेम एक ही डेटा से हम अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारा पर्पस क्या है, डेटा से हम क्या जानना चाहते हैं, हम क्या उससे जो है इंफॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं, क्या है उससे हम लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि अगर एक टीचर जो है अपनी क्लास में बच्चों की हाइट्स जानना चाहे कि एवरेज हाइट कितनी है, तो वो सारे बच्चों की हाइट्स को एक जो है पेपर पे लिखेंगी और फिर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी, इस तरीके से उसका बार डायग्राम या उसका पाई चार्ट इस तरीके से बनाएंगे कि किसी और के सामने में या प्रिंसिपल के सामने में जब वो ये दिखाएं कि मेरी क्लास के बच्चों की हाइट इतनी है, तो वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगे। ठीक है, एक नज़र देखते ही झट से किसी को भी वो चीज़ समझ में आ जाए जो कि उन्होंने जो है वो इतने सारे बच्चों की हाइट जो है नापी है और मेजर की है। ये सारा जो होमवर्क उन्होंने किया है दूसरों को भी वो ना करना पड़े और एक बार में देखते ही समझ में आ जाए। तो इतने सारे डेटा को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। समटाइम्स डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ clear idea of what it represent. Do you remember the different type of graphs which we have learned in earlier classes? जैसे कि ये इतना सारा डेटा है, ये जो डेटा का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ये डेटा तो फिर भी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है। जैसे कि रेलवे है, रेलवे में बहुत सारे लोग रिजर्वेशन कराते हैं। अगर रेलवे को जानना हो कि जो है किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो जब हम रेलवे का टिकट कराते हैं तो उसमें हम अपना एज भी डालते हैं। ठीक है, तो जो ये डेटा रेलवे के पास इकट्ठा होते जा रहा है, इस डेटा को यूज़ करके रेलवे ये जान सकती है कि किस एज ग्रुप के लोग जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और रेलवे इस तरह के बहुत सारे डेटा कलेक्ट करती है। तो डेटा को कैसे यूज़ करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये डेटा क्योंकि बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होते, इतने सारे लोगों का जो है उसमें एज होगा, तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ तरीके हैं। ठीक है, इन्हीं तरीकों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर से रिप्रेजेंट करना, कि हम अपने डेटा को जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको इजी इंटरप्रिटेबल बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टो मतलब पिक्चर से ये वर्ड आया है। ठीक है, और ग्राफ यानी कि रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। तो पिक्टोग्राफ का मतलब होता है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ये कार है। ठीक है, तो ये कार का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि एक कार का सिंबल इज इक्वल टू 100 कार्स। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। यानी कि अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस पूरे ग्राफ को देखें, तो इसमें एक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है कि जुलाई में कितनी कार्स का सेल हुआ, अगस्त में कितनी कार्स का सेल हुआ और सितंबर में कितनी कार्स का सेल हुआ। तो ये भी एक लार्ज अमाउंट डेटा है किसी भी कार के स्टोर के लिए। तो हर एक मंथ में कितनी कार्स जो है वो सेल हुई, इसका हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने इस तरह का पिक्टोग्राफ यूज़ किया है, दिखाने के लिए कि जुलाई में यहाँ पे 1, 2 और आधी कार, देखिए ये हाफ का रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि हाफ रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द 100। एक कार मतलब 100 कार, यानी 100
200 और ये हाफ यानी 250, यानी जुलाई में टोटल 250 कार्स जो है वो बिकी। वहीं अगस्त में हम देख रहे हैं कि 3 कार्स की पिक्चर्स हैं, यानी कि 300 कार्स जो है वो अगस्त में सेल हुई, बिकी। वहीं सितंबर में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्स हैं, यानी कि सितंबर में हमारी कितनी कार्स सेल हुई, 400 कार्स जो है वो सेल हुई। तो ये था एक पिक्टोग्राफ यानी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा so that we can interpret the data easily. Fine. अब इसी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई, हमने देखा कि यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, 1 2 और यहाँ हाफ है यानी 250। तो जुलाई में 250 कार्स प्रोड्यूस हुई या सेल हुई। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार प्रोड्यूस। किस महीने में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्स प्रोड्यूस हुई, यानी कि सितंबर में। हमने यहाँ पे देखा 400 कार्स जो है वो सितंबर में प्रोड्यूस हुई। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा मेथड है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है एक बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ जैसे आप पिक्चर्स में यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं बार ग्राफ। ये जो एक्सिस होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जो एक्सिस होती है इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ किसी रिस्पेक्ट में, यानी कि ज़्यादातर वो समय होता है या कोई और चीज़ के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, तो उसको हम एक्स और वाई एक्सिस 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे वाले डायग्राम में कि समय के साथ, टाइम के साथ 2003 और 4 2003-4 के सेशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 8 में थे वो 100 थे। किसी स्कूल का ये डेटा है कि क्लास 8 में जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कैसे बढ़ते गए हर साल दर साल, ठीक है। तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक बार ग्राफ का यूज़ किया है। बार ग्राफ में क्या होता है कि इस तरह के बार्स होते हैं, ये जो ऐसे आप लाइन देख रहे हैं ना, ये ऐसे, इनको हम कहते हैं बार। तो इनमें क्या होती है कि सारे बार्स की इसकी सारे बार्स की जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई वो एक जैसी रहती है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये बीच का डिस्टेंस होता है, ये भी एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। या तो ये बिल्कुल क्लोज्ड हो या अगर अलग अलग हो तो इक्वल डिस्टेंस में हो, ठीक है। इस तरीके से हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बार ग्राफ क्या है? ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो इसकी विड्थ जो है वो कॉमन होनी चाहिए सबकी, ठीक है। लेकिन हाइट यानी कि जैसे कि ये बार थोड़ा ऊंचा है, ये बार थोड़ा कम है, तो ये ऊंचा नीचा ये तो डिपेंड करेगा ना कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं 2007 और 8 में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास लगभग 350 स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये बार हमको ऊंचा बनाना पड़ेगा ना, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा हैं और हमारे पास 2003 और 4 में 100 स्टूडेंट्स थे, तो इस वजह से 100 की वैल्यू तक ही हम इस ग्राफ को ऊंचा बनाएंगे। फाइन, तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये हाइट जो है वो बताती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 8 में थे। बार हाइट्स गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी, तो इसकी हाइट जो है बताती है कि कितने स्टूडेंट्स थे। बार्स आर ऑफ इक्वल विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वल हाइट, इक्वल जो है इनकी चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए, बताने समय हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इनके बीच का जो गैप है ये वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको कहेंगे बार ग्राफ। सो अब हम इस ग्राफ से क्या समझते हैं? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ? ये बार ग्राफ जो है हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? हमको ये बार ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रही है कि क्लास 8 में, एक स्कूल में क्लास 8 में कैसे कैसे जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे टाइम बीता, स्कूल ने ग्रो किया और क्लास 8 में इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले गए।
इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस साल में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंक्रीज जो है वो मैक्सिमम था, यानी कि किस साल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ गए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं साल 2003-4 में 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 100 थे, और 2004-5 में कितने हो गए, ये 200 हो गए। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 100 का आ गया, ठीक है, दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस आ गया। वहीं 2005 और 6 में कितने स्टूडेंट्स बढ़े, 250, तो दोनों के बीच में यानी 200 से 250 हुए, तो 50 का ही डिफरेंस रहा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस रहा। वहीं फिर 2006 और 7 में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 300, ठीक है, तो अब पहले 250 था और अब 300 हो गए, तो फिर से डिफरेंस कितने का रहा, 50 का ही रहा। वहीं 2007 और 8 में फिर से कितने स्टूडेंट्स हो गए, 350, तो 350 के, तो फिर 300 से 350 हो गया, तो भी डिफरेंस कितने का रहा, 50 का रहा। यानी 2004-5 में जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़े, 100 का इंक्रीज हुआ। तो इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, इट इज़ इन 2004 एंड 5 में सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो है एडमिशन, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ बच्चों का जो इंक्रीज है वो सबसे ज़्यादा रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस साल में सबसे ज़्यादा बच्चे जो थे जो कि क्लास में इनरोल थे, वो था हमारा 2007 और 8। तो देखिए अगर ये सारे सवाल जो है, ये हम इन सारे सवालों का आसानी से आंसर कैसे दे पा रहे हैं, अगर हमारे पास ये डेटा नहीं रहता तो हमको क्या, हम इन सारे सवालों का जवाब क्या इतनी आसानी से दे पाते जैसे हम अभी दे पा रहे हैं। केवल एक डेटा के फॉर्म में आपको लिख दिया रहता तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, फिर से सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती, इतनी जल्दी आप चीज़ों को नहीं समझ पाते, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं चीज़ें से आंसर निकाल पाते। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने से इस तरीके से हम बहुत जल्दी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बता पा रहे हैं। तो देखा आपने, डेटा हैंडलिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, डेटा को ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, अब हमें बताना है कि सही है या गलत। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 4। 5 एंड 6 में जो स्टूडेंट्स थे वो ट्वाइस थे 2003 और 4 से। तब हम देखेंगे 2003-4 में 100 स्टूडेंट्स थे और 2005 और 6 में कितने स्टूडेंट्स थे, वो थे हमारे पास 250 स्टूडेंट्स थे 5-6 में, तो ट्वाइस तो नहीं हुए, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। 3-4 में 100 थे और 5-6 में हमारे पास 250 थे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो अब हम तीसरे तरह का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे कि अभी तक हमने जो है डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमने देखा पिक्टोग्राफ, एक हमने देखा अभी जो है वो बार ग्राफ देखा। अब हम देखेंगे डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ यानी कि इसमें जो है डेटा जब हमारा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो हम उसको डबल बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको हम समझेंगे डबल बार ग्राफ क्या है, ए बार ग्राफ showing two sets of data simultaneously, it is useful for the comparison of data। यानी कि दो सेट ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ इकट्ठे, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, एकदम एक ही साथ दोनों चीज़ों को, दो सेट ऑफ डेटा को दिखाने के लिए जो ग्राफ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि क्या किया गया है कि एक यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, एक बच्चा है उसके मार्क्स को यहाँ पे वाई एक्सिस पे रखा गया है और उसके सब्जेक्ट्स रखे गए हैं मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। तो सपोज वो जो है क्या किया, बच्चा जो है एक बारी वो 8th में था, ठीक है, 5-6 में क्लास 8th में था, ठीक है, और 6-7 में वो क्लास 9th में चला गया, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया गया है कि कैसा उसने 8th और 9th क्लास में किया, ठीक है। 8th में भी उसने मैथ्स पढ़ी, साइंस पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, साइंस पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा। तो
दोनों के मार्क्स को कंपैरिजन किया गया है कि मैथ्स में उसने क्या किया, 5, 6, देखिए जो ये जो ब्लैंक है, जो डार्क है वो 5, 6, 7 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डार्क कलर के ग्राफ्स हैं वो ईयर 2006 और 7 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो व्हाइट कलर के ग्राफ्स हैं वो 5 और 6 ईयर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक सेशन। तो ये देखा आपने, 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई ना हमारे पास कि हमने 8th क्लास में कैसा परफॉर्म किया था इन्हीं सब्जेक्ट्स में, और हमने इन्हीं क्लास में 9th क्लास में इन्हीं सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म किया था। तो हम इस डेटा को इस तरीके से डबल बार ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? तो डबल बार ग्राफ गिव अस द साइमल्टेनियस, ठीक है, एक साथ गिव अस द साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर परफॉर्मेंस इन क्लास 8 और इन क्लास 9, ठीक है, एक साथ ही जो है हमारे को 2005-6 और 2006-7 के सब्जेक्ट्स में हमने कैसा परफॉर्म किया, कंपैरेटिव एनालिसिस कर दी है कि आपने एक साल में इस सब्जेक्ट्स में ऐसा किया और दूसरे साल जब आप गए तो आपने ऐसा किया, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव की गई है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ी है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैथमेटिक्स में जो है पहले साल में बच्चे ने 30 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, और दूसरे साल जब वो 9th में गया तो उसने 60 मार्क्स स्कोर किया, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 30 का आ गया, ठीक है। बाकी सब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक डिफरेंस बता रहा है, तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में उतना डिफरेंस नहीं है, छोटा छोटा डिफरेंस, यहाँ तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? तो मैथमेटिक्स में, मैथ्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव की गई है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डेटोरिएटेड? डेटोरिएटेड मतलब पहले जितनी परफॉर्मेंस थी उससे अब कम हो गई है, हाँ। तो ये वाला ग्राफ जो व्हाइट वाला है वो पहले साल का है, और दूसरा वाला ग्राफ जो है वो जो ब्लैक कलर का ग्राफ ग्रे कलर का देख रहे हैं वो बाद के ईयर का। तो डेटोरिएटेड मतलब कम हो गई है पहले से परफॉर्मेंस। तो इंग्लिश में देखिए, पहले साल में इंग्लिश में ज़्यादा वो बड़ी, उसकी ग्राफ बड़ी है, और इंग्लिश का ग्राफ दूसरे साल में छोटा हो गया है, यानी कि इंग्लिश में जो है परफॉर्मेंस डेटोरिएट हुई है, कम हो गई है, कम मार्क्स आए हैं पहले से। 4th क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? एट पार का मतलब बराबर रही है, ठीक है, जैसे पहले थी वैसे रही है, ना खराब हुई है ना अच्छी हुई है। तो बराबर ग्राफ किस वाले में है, किस सब्जेक्ट में? हिंदी में। हिंदी में पहले भी इतने नंबर आए थे और अभी भी इतने ही नंबर आए हैं, एट पार है, ये परफॉर्मेंस बराबर है, बिल्कुल एक जैसी है। तो देखा, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है जस्ट एक डबल बार ग्राफ जो है, बिल्कुल आसानी से हम इस बार ग्राफ की मदद से हम इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो हुआ ना ये पिक्चोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फायदेमंद इतने बड़े बड़े डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम देखते हैं डिस्कशन। थिंक, डिस्कस एंड राइट। इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स ऑफ ए बार ग्राफ, वुड इट चेंज द इंफॉर्मेशन कन्वेड? व्हाई? अगर हम ये जो ग्राफ बार देख रहे हैं इसका पोजीशन चेंज कर दें, जैसे कि हम ये वाला जो बार ग्राफ है, सपोज ये वाला जो बार ग्राफ है हम यहाँ से उठा करके इस वाले बार ग्राफ को यहाँ पे बना दें, तो क्या उस बार ग्राफ से जो उसकी पोजीशन चेंज करने से उसका जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे कि ये बार ग्राफ जो है वो मैथ्स के लिए है, मैथ्स में इतने नंबर आए थे, इस वजह से हमने इसको 30 मार्क्स आए थे मैथ्स में, इसलिए हमने मैथ्स के लिए यहाँ पे बनाया। अगर हम इस बार ग्राफ को इधर बना देंगे तो ये इंफॉर्मेशन साइंस की हो जाएगी, तो ये भी ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। डेटा को हमें करेक्टली, जो हमारे पास डेटा है उसको हम उसी डेटा से हम ये बार ग्राफ बना रहे हैं। अगर हम बार ग्राफ को गलत बना देंगे तो डेटा को भी समझा जाएगा कि डेटा में ही ऐसा था, यानी डेटा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यस, ये बिल्कुल ही फर्क डालेगा, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही बदल जाएगी। ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशंस। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक जो है ग्राफ बनाने हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। पिक्चोरियल ग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ जो पढ़ा है, उन्हीं ग्राफ्स को हमको इस डेटा को
जो है फीड करना है और हमें जो है ग्राफ बना के दिखाना है। तो चलिए हम बनाते हैं इन ग्राफ्स को। सबसे पहले हम लिखेंगे सारे मंथ्स का नाम, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये सारे मंथ्स के नाम जब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो उसके बाद जो है वन बाय वन जो है हम सारे जो ये पिक्टोग्राफ हम बना रहे हैं इससे रिलेटेड जो भी हम डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि हम एक फिगर डिसाइड करते हैं। सपोज़ कि 500 वॉचेस अगर सेल होंगी तो हम उसको डिपिक्ट करेंगे एक वॉच के फिगर से। तो ये हमने एक डिसाइड जो है कर लिया। तो जैसे कि अब जुलाई है, उसमें जो है 1000 जो है वॉचेस सेल हुई हैं। तो यहाँ पे कितने वॉचेस हम बनाएंगे? 2 वॉचेस। जैसे हम देख सकते हैं कि हमने 2 वॉचेस यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। वैसे ही जैसे जैसे जिस मंथ में जितनी जितनी वॉचेस सेल हुई होंगी हम उतनी उतनी वॉचेस जो है उस मंथ के लिए बना देंगे। जैसे अगस्त में 1500 सेल हुई थी वॉचेस, तो 500 + 500 + 500 दैट इज़ इक्वल टू 1500। तो हमने अगस्त के लिए 3 वॉचेस बना दी। सितंबर के लिए लाइकवाइज उसी तरीके से हम जो है 3 वॉचेस फिर से बना देंगे, क्योंकि सितंबर में भी 1500 वॉचेस सेल हुई हैं। अब अक्टूबर में हम देखेंगे कि कितनी वॉचेस सेल हुई हैं। अक्टूबर में क्योंकि 2000 वॉचेस सेल हुई हैं तो हम यहाँ पे कितनी वॉचेस बनाएंगे? 4 वॉचेस। ठीक है, 500 जो है 4 बार। ठीक है, तो अब नवंबर में हम देखते हैं। नवंबर में भी जो है 2000 वॉचेस सेल हुई थी, इस वजह से हम नवंबर में भी जो है 4 वॉचेस के फिगर जो है ये बनाएंगे। तो इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, यानी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा। तो अगर हमें बार बार लिखना होता तो इसे कई बार लिखना होता। तो ये बहुत ही इजी रिप्रेजेंटेशन है। तो नवंबर में क्योंकि 2500 वॉचेस सेल हुई थी तो हमें यहाँ पे 5 टाइम्स जो है वॉचेस ड्रॉ करनी पड़ी। तो अब हम देखेंगे कि दिसंबर में कितनी वॉचेस सेल हुई, उसी के हिसाब से जो है हम वॉचेस के डायग्राम्स बना देंगे। तो दिसंबर में हमने 3 वॉचेस बनाए, इसका मतलब है कि 1500 यानी 1500 वॉचेस जो है वो दिसंबर में सेल हुई। तो ये है एक पूरा का पूरा जो है, इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है ये एक बार डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सेस और वर्टिकल जो है वो है वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे हम जो है एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे, जो मार्किंग है कि हमें कितना जो है अंतर पे इसको ड्रॉ करना है। जैसे 15, 30, 45, तो हम इक्वल डिस्टेंसेस पे इन मार्किंग्स को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथ से कर रही हूँ, आप इसके लिए स्केल यूज़ करिएगा। जब अपनी कॉपी या एग्ज़ाम में आप जब ये डायग्राम बनाएंगे तो आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करिएगा। यहाँ पे मैं हाथ से कर रही हूँ, ये एक रफ एस्टिमेशन है आपको बताने के लिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो ये एक बार डायग्राम का क्वेश्चन है जिसमें हम बार डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को कि हमें कितना जो है बताना है कि इसमें हमें कि कितने बच्चे जो है वो पैदल स्कूल जाते हैं स्कूल ए से, और स्कूल बी से जो है वो कितने बच्चे पैदल जाते हैं साइकिल से जाते हैं, और स्कूल सी से कितने बच्चे पैदल जाते हैं और साइकिल से जाते हैं स्कूल। ठीक है, तो ये एक हमारा जो है ग्राफ बनेगा स्कूल ए, बी और सी के लिए। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगी हमको। ऐसे अगर आप इसको फिगर के फॉर्म में देखें, मतलब जैसे डेटा के फॉर्म में देखें, तो ये उतना अच्छे से इंटरप्रिटेट नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से ग्राफ बना करके देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हमको जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पे हम जो है 2 डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉकिंग के लिए अलग कलर का यूज़ करेंगे ग्राफ्स के लिए, और साइकिलिंग के लिए अलग कलर का ग्राफ यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रेड कलर का जो है यूज़ कर रहे हैं फॉर वॉकिंग। तो वॉकिंग से रिलेटेड जो भी डेटा है हम वो रेड कलर से दिखाएंगे। तो स्कूल ए में जो है कितने बच्चे जो है वॉकिंग करके जाते हैं वो है अराउंड 40। तो जो है 40 के अराउंड बच्चे जो है वो स्कूल ए में जो है वो वॉक करके जाते हैं। तो हमने उसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्कूल बी में कितने बच्चे जो है वॉकिंग करके जाते हैं स्कूल, तो ये है अराउंड 55। तो ये हमने यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दी ग्राफ बार, ठीक है। आप इसको स्केल से करिएगा और जितने वृत्त जो है आप यूज़ कर रहे हैं, सारे ग्राफ्स में जितने भी बार्स होंगे उनका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है बार्स की, वो एक जैसी होनी चाहिए और लाइन सीधी होनी चाहिए। ये मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए थोड़ी ये टेढ़ी मेढ़ी है, बट आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऐसे ही हम स्कूल सी का भी ड्रॉ कर लेंगे कि इतने बच्चे जो है वो वॉकिंग करके स्कूल जाते हैं। अब हम एक दूसरे कलर का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो दिखाने के लिए कि कितने बच्चे हैं साइकिलिंग करके स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो साइकिलिंग करके ए स्कूल से जितने बच्चे साइकिलिंग करके जाते हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ऊपर, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आपको ये मार्किंग करना बहुत ही ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि आपने किस चीज़ से क्या चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। अगर आपके पास अलग अलग कलर नहीं है, केवल पेंसिल है, तो आप उसमें डॉट्स या फिर लाइन्स या कोई पैटर्न्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये वाले पैटर्न के बार ग्राफ जो है वो वॉकिंग दिखा रहे हैं और डॉट डॉट वाले पैटर्न के ग्राफ जो है वो साइकिलिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोनों ही ग्राफ एक जैसे लगेंगे, दोनों ही बार एक जैसे लगेंगे तो पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन सा बार किसके लिए है। तो या तो आप अलग अलग कलर का यूज़ करिए या फिर कोई अलग अलग डिज़ाइन के पैटर्न्स यूज़ करिए ये बार को बनाने के लिए, और उसका ऊपर में ग्राफ के ज़रूर से बताइए कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने जो है स्कूल ए का हमने ड्रॉ कर लिया कि कितने बच्चे साइकिलिंग से जाते हैं, और अब हम स्कूल बी का जो है ड्रॉ कर रहे हैं बार कि कितने बच्चे जो हैं वो साइकिलिंग से स्कूल जाते हैं। इसको आप स्केल से ड्रॉ करिएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और अब हम स्कूल सी का ड्रॉ करेंगे कि कितने बच्चे जो है साइकिलिंग करके स्कूल जाते हैं। तो ये जब हमारा पूरा ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि डेटा कितने अच्छे से रिप्रेजेंट हो जा रहा है। बिल्कुल देखते ही समझ में आ रहा है कि स्कूल ए से इतने बच्चे जाते हैं, यानी कि हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि स्कूल बी के ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैदल स्कूल जाते हैं, ठीक है, और स्कूल ए के ज़्यादातर बच्चे साइकिल से जाते हैं। देखा कितने अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डबल बार ग्राफ, यानी डबल बार ग्राफ, यानी हमारे पास दो सेट ऑफ डेटा थे, उसको हमने कंपैरेटिव एनालिसिस कर दी, ठीक है। हर स्कूल में कितने बच्चे वॉकिंग से जाते हैं और कितने बच्चे साइकिलिंग से जाते हैं, साथ ही साथ स्कूल में आपस में बच्चे कितने कितने किस मीन से जाते हैं, ये भी हमने दिखा दिया इस डबल बार ग्राफ की मदद से। तो ये बहुत ही यूज़फुल ग्राफ है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमें साथ ही साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये भी मेंशन करना होता है कि ये क्या दिखाता है। जैसे हमने 15, 30, 45, 60 लिखा है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है, तो इसको भी ग्राफ में मेंशन करना बहुत ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक डबल बार ग्राफ बनाना है, तो इसमें भी हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कितना भी इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, अपने डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमें दिखाना है कि जो डिफरेंट क्रिकेट टीम्स हैं उनका लास्ट 10 ODIs में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद, ठीक है, 2006-7 की चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये जो है ये डेटा भी हमें डबल बार ग्राफ से ही दिखाना होगा, क्योंकि इसमें सारी टीम्स के दो तरीके के परफॉर्मेंस हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारी टीमें हैं, इनके दो तरह के डेटा है, एक जो है लास्ट 10 ODI का है और एक जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले का है। तो ये भी एक डबल बार ग्राफ से हम दिखाएंगे। तो ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे, मार्किंग ले लेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ मैचेस जो हैं जीते हैं। वाई एक्सिस पे दिखा रहा है कि किस टीम ने कितने % मैचेस जो हैं वो वॉन किए हैं, जीते हैं, हाँ, डिफरेंट टाइम्स में। तो उसी के हिसाब से हम जिस टीम ने जितने % ऑफ मैच ड्रॉ किए होंगे उसका बार ग्राफ जो है उसी नंबर से शुरू करेंगे, वहीं से परसेंटेज दिखाते हुए। जैसे 30%, 40%, 50, 60, 70, 80 हमने यहाँ मार्किंग कर लेना, तो ये दिखाता है कि ये परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम डिफरेंट टीम्स को ड्रॉ कर लेंगे।
तो यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे कि किस चीज़ से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेड कलर के जो ग्राफ्स बनेंगे वो ये दिखाएंगे कि मैचेस वॉन फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी अप टू 2006 के चैम्पियंस ट्रॉफी तक जो कितने मैचेस जिसने जीते हैं उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड में ड्रॉ करेंगे, उसके ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे साउथ अफ्रीका है, उसने जो है 78% मैचेस जीते हैं, ठीक है, चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद तक। तो इसी तरीके से हम सारे टीमों के ग्राफ जो है वो धीरे धीरे करके ड्रॉ कर लेंगे। तो जो दूसरा ग्राफ है, जो दूसरा डेटा है, हम उसको एक दूसरे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि लास्ट 10 ओडीआई के जो डेटा है उसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कलर डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा डेटा जो है ऑपोजिट हो जाएगा। अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपके पास दो कलर नहीं है तो आप डिफरेंट पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बार ग्राफ में आप डॉट लगा सकते हैं, एक ग्राफ को जो है आप लाइन खींच सकते हैं, या एक को प्लेन, मतलब दोनों बार ग्राफ एक जैसे नहीं दिखने चाहिए। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से हम पूरा जो है ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और हम इस ग्राफ से बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मैचेस, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वो टीम किसकी है, वो है साउथ अफ्रीका की। तो इसको हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ कहते हैं क्योंकि एक साथ दो डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।